सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के लेक्चर में। और आज हम लोगों का मोशन एंड टाइम का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो बिफोर वी स्टार्ट मोशन लेक्चर नंबर 2, हम लोग कर लेते हैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था। मोशन को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? हमने लिखा था, लाइन बाय लाइन जाइएगा। अ बॉडी इज, बॉडी लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, जो लिखना है लिखिए, सब्सटेंस लिखिए। अ बॉडी इज सेड टू बी, सेड मतलब कहा जाता है, टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को मोशन में तब कहा जाएगा, सेड टू बी इन मोशन, when it changes its position. It changes its position. When it changes its position with respect to time. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को शॉर्ट में मैंने लिख दिया है WRT, तुम लोग मत लिखना। यस आयुष, वेरी गुड मॉर्निंग। When it changes its position with respect to time with respect to another body, with respect to another body। अनदर बॉडी को जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, इनका दूसरा नाम भी है, आप अपने डिफिनेशन में रख सकते हो। अनदर बॉडी की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। आप इस्तेमाल कर सकते हो रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसको दिखा करके, जिसके रेस्पेक्ट में हम सारी चीजों को मेजर करते हैं। अब जो मैंने बात बताई है ना, ये ऑब्जर्वर वाली, ये ऑब्जर्वर कौन है? हु इज दिस ऑब्जर्वर? ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये है आप, यू आर एन ऑब्जर्वर। ये मैं हो सकता हूं। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं हूँगा, आयुष करेगा तो आयुष होगा, मयंक करेगा तो मयंक होगा, आलोक करेगा तो आलोक होगा। तो ऑब्जर्वर कौन होगा यहाँ पर? यहाँ पर ऑब्जर्वर होंगे आप। और यहाँ से स्टार्ट होता है ड्रीमिंग, जिसको बोलते हैं ना सपना देखना। आप यहाँ से सपना देखना स्टार्ट करते हो। जैसे बैठे बैठे दिन में सपना देखते हो ना, स्कूल में टॉप कर गए, ऐसा सपना आता है क्या? हाँ, या बहुत सारा पैसा कमाए हैं, सामने भूत खड़ा है, इस तरह का जो ड्रीमिंग करते हो। अब आपको रियल ड्रीमिंग करना है, आपको इमेजिन करना है, इमेजिनेशन करना है कि से हम वहां पर हैं, है ना। जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए आप बस में बैठे हुए हो, तो यू स्टार्ट थिंकिंग, पुट योरसेल्फ, आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप बस में बैठे हुए। अच्छा, मैं बस में बैठा हुआ, गाड़ी आगे जा रही है, मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। बाहर खिड़की से बाहर देखिए, खिड़की से बाहर देखा, क्या नजर आया? पेड़ पौधे घूमते हुए नजर आए। रोड कैसा नजर आया? पीछे जाता हुआ नजर आया। रोड के किनारे जो पोल लगा हुआ है वो कैसा नजर आएगा? पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएगा, है ना। अभी तक इन सब चीजों के बारे में सोचे नहीं होगे आप। इसके पहले जब आप गाड़ी पर बैठते होगे या साइकिल पर बैठते होगे तो आप इन चीजों के बारे में नहीं सोचे होंगे, पर अब से सोचना स्टार्ट करिए, है ना। कि आप जब साइकिल पर बैठते हो, नॉर्मली आप गली में खेलते वगैरह हो, है ना, आपके पास साइकिल होंगे, अब तक तो साइकिल मिल ही गया होगा, तो साइकिल पर बैठ के जाते हो, तो एक्चुअल में आप ट्रेवल करते हो
या पोल आपको क्रॉस करता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका इमेजिनेशन। आप चीजों को इमेजिन करते हो, देखते हो कि हाँ एक्चुअल में सिनेरियो क्या है, एंड दिस इज कॉल्ड रियल फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या है? थिंकिंग, सोचिए, है ना। सबके पल्ले नहीं पड़ता है फिजिक्स। फिजिक्स इज फॉर जीनियस, जिसका माइंड है, जिसके पास रीजनिंग है, जिसके पास लॉजिक है, वही फिजिक्स बना सकता है। अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। सिंपल से चीज है, अगर आप गैस चलाएंगे तो चीजें गर्म होंगी, है ना। अगर आप गैस चलाएंगे, चला रहे होंगे तो बर्तन गर्म होगा। अब आपके सामने एक बर्तन गर्म ला करके रख दिया गया, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये गर्म कैसे हुआ होगा। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि ये गर्म कैसे हुआ होगा। या तो आप इसको गर्मी के दिनों में छत पे धूप में रख दिए होंगे तो गर्म हो जाएगा, है ना। आप गैस पर रखे होंगे तो गर्म हो गया। आप इसको कोई गर्म ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रख देंगे तो भी गर्म हो सकता है। दीज आर द पॉसिबल रीजंस जिसके ऊपर आप सोचते हो, बिना सोचे ये आप कर नहीं सकते हो, है ना। अब मान लो कि अगर बर्तन बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म, जिसे कि आप छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली कि ये धूप में रखने से तो नहीं हुआ होगा। इसको मिला होगा ज्यादा हीट, और ज्यादा हीट, उतना हीट सनलाइट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब ऑफ कोर्स यूटेंसिल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सनलाइट तो वैसे बहुत सारा हीट प्रोवाइड कर सकता है, पर यूटेंसिल जितना उसका एरिया है उसमें तो उतना ज्यादा हीट एक्वायर होगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिक। लॉजिक के आधार पर सब चीज सोचा जाता है, ठीक है। फिजिक्स में आप सोच के ही कर सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने आसपास को चीजों को ऑब्जर्व करिए, वहां से फिजिक्स सोचिए। देयर आर 5 वर्ड्स जो फिजिक्स बनाते हैं, व्हाई, वेयर, व्हाट, ये, और हु, 4 हो गए, और 5वां हाउ, कैसे। ये 5 चीज होता है। कोई चीज देखिए तो इसके बारे में 5 सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट, क्या है। सेकंड, वेयर, कहाँ है। थर्ड, व्हाई, क्यों है। फोर्थ, किसने किया, हु, कौन किया। एंड फिफ्थ, कैसे किया। दिस इज द बेसिक थंब ऑफ यू कैन से दैट फिजिक्स। फिजिक्स ऐसे डेवलप किया गया। कोई भी साइंटिस्ट होता होगा तो वो कैसे सोचता होगा, ऐसे ही सोचता है ना। सोचो स्टार्टिंग में तो हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब आदि मानव थे। आदि मानव लोगों ने, तब तो ये कोई नहीं जानता था कि दिस इज ए फिजिकल टू एम ए, या हीट करेंगे तो ऑब्जेक्ट गर्म होगा। बस वो हो जाता था कि आग, लोगों ने आग जलाना शुरू हुआ, उससे गर्मी पैदा हुआ तो चीजें जलने लगी, गर्म होने लगा। वो लोग मीट मछली खाते थे तो उनको अच्छा लगने लगा पका हुआ चीज, तो फिर यहाँ से चीजें डेवलप होने लगी, है ना। फिजिक्स का न्यू मोस्टली माना जाता है, ऐसा है कि एरिस्टोटल के समय से फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, एरिस्टोटल के समय से, ठीक है। उन्होंने फोर्स के बारे में चीजों को बताया कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने देखा ना कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे मेरे पास ये एक मोबाइल फोन है। अब ये मोबाइल फोन मैं इस ग्राउंड के ऊपर, मान लीजिए कि ये मेरा जो टैबलेट है ये मेरा ग्राउंड है, और इसके ऊपर मैं इस मोबाइल को रखा हुआ हूँ। ये जब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता। मैं जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, मैं फोर्स लगाऊंगा ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इस आधार पर उन्होंने सोचा ये क्या है, मोशन है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर। कौन लगा रहा है, मैं लगा रहा हूँ। कोई एक्सटर्नल एजेंट है, कोई बाहरी आदमी है जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। क्या वो अपने आप मूव कर गया, नहीं। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो लोग खुद से खुद के बारे में पूछते हैं।
वैसे ही आप नेचर के बारे में भी पूछ सकते हो। आपके आसपास के जितने भी एक्शंस हैं सब एक्सप्लेनेबल है, सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हो सकता है कि आपके क्लास 7th के लेवल पर एक्सप्लेन ना कर पाए, पर ऐसा नहीं कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जो चीज आपके समझ में नहीं आया वो आपके माइंड में रह गया, जब आप उस लेवल पर जाएंगे, 8 में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, आपको वो चीज बताया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये है कारण इसके पीछे। सो यू कैन वॉच ऑल द एक्टिविटीज अराउंड यू। जो भी नेचर होता है, फिजिक्स का मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही मैंने डिफाइन किया था। दिस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड लॉज बिहाइंड इट। लॉज कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जरूरी नहीं कि एलियन जो किसी और प्लेनेट पर रहते हैं, मान लो मंगल ग्रह पे जो रहता होगा, तो वो भी थोड़ी ना 1 2 3 4 लिखता होगा, उसके हिसाब से कुछ और होगा, है कि नहीं। साउथ में चले जाइए, 1 2 3 4 को हम लोग 1 2 3 4 बोलते हैं, वो लोग 1 2 3 4 नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 हिंदी में, वो लोग कुछ और ही बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लॉज किसने सेटअप किया, अब कन्वर्ट किसको किया, उसको समझने का तरीका किसने बनाया, वो हम लोग बनाए, इंसान ने बनाया। तो वही चीज फिजिक्स है। आप इमेजिन करिए कि आप कहाँ हो, आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, आपको चीजों को देखना है ना। अभी चूंकि आप मोशन पढ़ रहे हो, पर डे कहीं ना कहीं ट्रैवल करते होगे, कहीं ना कहीं जाते होगे, तो आप उन चीजों, इस आज जो आप पढ़ रहे हो इस चीज को आप अप्लाई करिए अपने जीवन में। आप ऑब्जर्व करिए कि हाँ मैं बाइक पर बैठा था, मैं देख रहा था चीजों को, वो पीछे जा रहा था बस यूं। आपको पता है फिल्म फिल्म का शूटिंग वगैरह कुछ कैसा होता है, जो आप लोग देखते हो ना, ऐसा बाइक लेकर के यूं 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 करते हुए एकदम स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहा होता है। सोचो ये क्रिएटिव माइंड कैसा है। आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? पीछे के स्क्रीन पर एक वहां का फोटो, जो कि चलती गाड़ी से एक स्क्रीन पूरा वीडियो बना लीजिए और स्क्रीन पर दिखा दीजिए, हो गया। और शूटिंग में आपका आ जाएगा कि हाँ वाकई में आप बाइक चला रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे पॉसिबल है। बाइक कैनवास, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑब्जेक्ट को मूव करके और चीजों को दिखाया जा सकता है। कोई कहीं नहीं जाता है, कोई कहीं नहीं जाता है, मतलब जाते होंगे, पर मोस्टली जो होता है कि वो मूव नहीं करते हैं। सब चीज घर पे ही लोकेशन सेट कर दिया जाता है। जस्ट मिनट, तुम लोग देखे हो कि नहीं? कोई देखा है क्या? कोई देखा है मूविंग शूटिंग, मतलब यूट्यूब वगैरह पर? हेलो, भवन। होपफुली मिल जाए मुझे तो वीडियो को मैं आपको दिखा सकूं। सिंपली जस्ट एक बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में रोल कर दिया जाता है, चीजों को रन करा देते हैं और समझ जाते हैं कि अच्छा
एक्चुअल लोकेशन पे भी जाके होता है, पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, पैसा बचा लिया जाता है वैसा करके। ठीक है, आप लोग भी घर पे अगर आप पीछे का एक स्क्रीन ऐसा ले लीजिए, VFX ही होता है। VFX क्या होता है? ग्राफिक्स। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? VFX में क्या करते हैं? हाँ जी, इंडियन में पाकिस्तान लाते हैं। अच्छा, अब तो खैर बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया ना, अब तो ग्रीन कलर का बोर्ड आने लगा है, तो अब डायरेक्ट वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है एडिटिंग कर लेते हैं। हम्म, अभी तो दिखा भी नहीं रहा है। चलो मैं कभी तुमको दिखा दूंगा, मैं खोज करके आपको दिखा दूंगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये जो देखो, जो मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है, अब पीछे के बैकग्राउंड में मैं एक ऐसा एक वीडियो चलाऊंगा, मतलब पीछे एक मेरा स्क्रीन लगा रहेगा बड़ा सा, और वहां पर पेड़ पौधा दिखाऊंगा ऐसे चलते हुए। मतलब एक ऐसा वीडियो रहेगा जो कि मैं बाइक से बैठ करके और वीडियो बना करके रखूंगा, और मेरे पीछे वो वीडियो चल रहा होगा ऐसा, है ना? तो ऐसा लगेगा कि से अगर पेड़ पौधा पीछे जा रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, तो ऐसा लगेगा कि से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, इधर की तरफ। अब उसके लिए थोड़ा सा ये भी दिखाना पड़ता है। जब पंखा लगा दिया, इधर से हवा लग रहा है, बाल उड़ रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ तेजी से, तो लगना चाहिए कि हाँ मैं भाग रहा हूँ ऐसा। सो एवरीथिंग इज सेट। ओके, सो कहने का मतलब यह है कि से आप किसी चीज को इमेजिन कर सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है। अभी शायद आप लोगों की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि अगर आप किसी को सी ऑफ करने जाते हो ट्रेन पर, है ना, और ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ है, आप स्टेशन को नहीं देख पा रहे हो, आपके बगल में एक ट्रेन पड़ा हुआ है, या सपोज करिए कि आप एक ऐसे सीट पर बैठे हुए हो, सिंगल वाला जो सीट होता है, जहां से आपको स्टेशन नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ बगल वाला ट्रेन दिख रहा है ना, और वो ट्रेन स्टार्ट हो जाता है, मूव कर जाता है, चल जाता है। जब वो ट्रेन मूव करता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा ट्रेन चला कि वो ट्रेन चला, है ना? तो जब तक आप कोई स्टेशनरी किसी रेफरेंस पॉइंट को नहीं देखोगे, रेफरेंस पॉइंट को नहीं मानोगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि से कौन सा ट्रेन चल रहा है ना? अगर आपको ये पता करना है कि हमारा ट्रेन चल रहा है कि वो ट्रेन चल रहा है, तो आपको जमीन पर झांकना पड़ेगा कि ओहो मेरा ट्रेन चल रहा है। आई बात समझ में? या सामने वाले प्लेटफॉर्म पे कहीं देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि हाँ मेरा ट्रेन चल रहा है कि वो ट्रेन चल रहा है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है। सो इमेजिन करना स्टार्ट करिए, दिमाग पर जोर डालिए, अभी से आप करेंगे, आपका माइंड डेवलप होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो समय होता है जब आपका माइंड डेवलप करता है। करेक्ट? मैथ्स सॉल्व करिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा आप मैथ्स सॉल्व करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको मिल गया तो देख लो। मुझे नहीं मिला था। या सर्च पॉइंट बता दो, क्या है सर्च पॉइंट, क्या है मतलब टैग क्या है, तो मैं सर्च करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, दैट वाज रेस्ट। रेस्ट को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है, कंपेयर करके आप याद कर सकते हो, सब कुछ सेम रहेगा। अ बॉडी इज सेड टू बी
इन मोशन के जगह पर यहाँ पर रेस्ट दे देंगे। ओके, ऐसा है क्या? जस्ट अ मिनट, मैं देखता हूँ शायद हो जाए। मिल रहा है, जब भी मिलेगा मैं बता दूंगा, आगे से मैं खोज के रखूंगा पहले से। टाइम टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो कोई बात नहीं, रेस्ट को हम लोग वैसे ही डिफाइन करेंगे। आप कंपेयर करके यहां से लिख सकते हो, अ बॉडी इज said to be in rest. Body is said to be rest when it doesn't changes its position with respect to time, with respect to another body. जब पोजीशन ही चेंज नहीं होगा तो हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, वो ऑब्जेक्ट फिक्स है। मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? हमारे रिस्पेक्ट में।
मेरा ही नेटवर्क चला गया। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट के पोजीशन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। सो यहाँ पर मैं बार बार जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज पोजीशन, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अब हम लोग इन बारी बारी से इन सारी चीजों को समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे इतना तक, ये आज का हमारा टॉपिक होगा पोजीशन। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पोजीशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पोजीशन को कैसे बता सकते हैं। देखो, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप कहीं पे भी चिट्ठी जाना होता है या किसी को बुलाते हो घर पे, तो बताते हो ना कि फलाना पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से बाएं मुड़ जाना, फिर आगे आना, फिर थोड़ा दूर चलना, आपको मेरा घर दिख जाएगा, या ब्लू कलर का येलो कलर का मेरा घर होगा, वही वहीं पर आ जाइए डायरेक्ट, है ना। इसका मतलब क्या करते हो आप, कहीं ना कहीं आप रेफरेंस देते हो। आपने रेफरेंस किसका दिया कि आप हाईवे से आइएगा, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस के पास एक पेट्रोल पंप मिलेगा, पेट्रोल पंप से आप बाएं मुड़ जाइए, वो गली हमारे घर की तरफ आता है। आपने रेफरेंस किसका दिया, आपने रेफरेंस दिया डीपीएस, करेक्ट। तो वैसे हम चीजों को मेजर करते हैं, चीजों को डिफाइन करते हैं, लोगों को बताते हैं। अब एक्चुअल में हर जगह तो पेट्रोल पंप है नहीं। अच्छा, साइंटिस्ट अगर आपस में बात करें तो ये थोड़ी बोलेंगे पेट्रोल पंप से 10 किलोमीटर की दूरी पर, पेट्रोल पंप से 2 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसा तो हम लोग बोलते नहीं है। तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाम सुने हो आप लोग, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं सुने हो। ग्राफ का नाम सुने हो, हाँ, आयुष सुना है, बाकी लोग सुने हैं क्या, बाकी लोग सुने हैं नहीं? चलो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं एक चीज दिखाऊं। देखो, ये आपका एक घर है, मान लीजिए कि ये आपका एक ऐसा रूम है जिस रूम में आप पढ़ रहे हो। आप उस रूम के सारे दीवार को आप ऑब्जर्व करिए और उसके एक कॉर्नर को आप ऑब्जर्व करिए। देखिए, ये एक छोटा सा रूम है। यस आयुष, बिल्कुल मयंक जानता है। आलोक, आपके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, जग रहे हो सो रहे हो? आलोक, आवाज आ रही है? यस और नो बताया करो कि हाँ देखा है नहीं देखा है, एकदम से शांत बैठे रहते हो। तो ये एक आपका रूम है, ठीक है, दिस इज योर रूम। अब इस रूम के अंदर बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्ट होता है ना। खाना के बारे में पूछ रहा है हमसे, कौन सा खाना? कौन पूछ रहा है? हेलो, हम्म, तो ये एज्यूम कर लीजिए ऐसा कि ये आपका रूम है,
और ये जो मेरे पीछे का जो दीवार है ना, इसको मैं ग्रीन कलर से ऐसा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये आपका दीवार कुछ इस तरह का रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। एक्चुअली ये दिख नहीं रहा है तो इसलिए हमने उसको डॉटेड कर दिया। अब देखिए ये ऐसा चीज है, मान लीजिए कि आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बताएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप तो सामने से भी बता सकते हो। अब दिख रहा है? सो आप सामने से ऐसे, अगर आपका रूम है तो आप तो ऐसे ही देख करके बता दोगे, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स क्या कहता है कि नहीं, आप एक प्रॉपर मेथड फॉलो करिए। और वो मेथड क्या है, आप किसी एक पॉइंट को मान लीजिए ओरिजिन। तो हम लोग नॉर्मली उस पॉइंट को मानते हैं जहां से चीजें स्टार्ट होती है। यहाँ से आपका अगर रूम स्टार्ट हो रहा है तो ये मेरा हो गया ओरिजिन, और इसको हम लोग मान लेते हैं 0, मतलब इसका मेजरमेंट 0। अब मान लीजिए कि अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि यहाँ से ये जो ओरिजिन है, यहाँ से करीब 2 मीटर के दूरी पर ये ऑब्जेक्ट नंबर ए रखा हुआ है, 4 मीटर के दूरी पर ऑब्जेक्ट नंबर बी रखा हुआ है, ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन करिए कि अगर मैं 2 मीटर के दूरी पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से इसका दूरी 2 मीटर है, तो क्या 2 मीटर मैं इधर नहीं ले सकता था? क्या मैं 2 मीटर इधर नहीं ले सकता हूँ? 2 मीटर मैं इधर नहीं ले सकता हूँ? 2 मीटर मैं इधर नहीं ले सकता हूँ? किधर में जाना है? तो आपने जो बताया कि इस रूम का एक कॉर्नर से 2 मीटर के दूरी पर आपका वो सामान रखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये आपका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है ना। आप उसको सही से डायरेक्शन में नहीं बता पा रहे हो। तो इसके लिए लाया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है कि आप जो है ना, पूरा स्पेस जो आपके आसपास दिख रहा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक को आप कह लीजिए, एक को आप कहिए, इसको आप कह सकते हैं, किसी एक को मान लीजिए एक्स एक्सिस, किसी एक को मान लीजिए वाई एक्सिस, और किसी एक को मान लीजिए जेड एक्सिस। अब बोलोगे सर एक्स वाई जेड क्यों? क्योंकि लोगों ने माना है। मेरा नाम विकास है, क्यों? कोई जवाब नहीं, बस लोगों को अच्छा लगा, मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगा तो रख दिया। तो साइंटिस्ट लोगों को ये अच्छा लगा, एक्स वाई जेड कहने में अच्छा लग रहा था तो उन्होंने रख दिया। अगर कोई ऐसा आता बाद में फिर बोलेगा कि नहीं एक्स वाई जेड नहीं, एबीसी बोलते हैं, तो ठीक है, एबीसी उस दिन से बोलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो कि आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, अगर बोल देते कि एक्स वाई जेड अच्छा नहीं लग रहा है, आज के बाद हम लोग एबीसी फॉलो करेंगे, चलो वोटिंग करा लो। सबने बोला एबीसी, तो चलो ठीक है, आज के बाद एबीसी बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो कहने का मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं कि क्यों एक्स वाई जेड, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बस नाम है तो नाम के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? लॉ होता तो समझ भी जाता। ठीक है, सो हमने मान लिया कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, है ना। अब हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए, ये एक्स एक्सिस पर 3 मीटर के दूरी पर है। तो हम किधर मेजर करेंगे? ये ओरिजिन से सीधे 3 मीटर इधर मेजर करेंगे, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर मेजर करेंगे। जहां नहीं समझ में आए बोल देना, सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, पहले नाम के पीछे लॉजिक था, अब नहीं है। ठीक है, सो इस पॉइंट से 3 मीटर एक्स के तरफ मूव किया गया, करेक्ट। तो क्या हम इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं? ना, अभी भी हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर पहुंचने के बाद और 4 मीटर इधर जाइए, 4 मीटर और इधर आप जाएंगे तो आपको पॉइंट ए मिल जाएगा। एग्जैक्ट है ये। अब ये डायरेक्शन, पहले आपने क्या किया कि पहले आप एक्स डायरेक्शन में जाइए, कितना 3 मीटर, वहां से 4 मीटर आप चले जाइए जेड डायरेक्शन में, आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? अब आपके पास कोई
ऐसा ना नुकुर कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कह सकते हो कि आपने तो बताया ही नहीं कि किधर जाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ किधर जाना है, 3 मीटर एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन कौन सा है, यही है। फिर 4 मीटर जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन यही है। आई बात समझ में? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होगा वो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, थ्रू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस आयुष, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा कि ये एक्स है, कैसे पता चलेगा कि ये जेड है, कैसे पता चलेगा कि वाई है? देखो, दुनिया में कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है जिसको हम मान ले कि ये एक्स है और ये वाई है ना। इसलिए इसलिए मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा वाला। कोई भी अगर इंजीनियर ड्राइंग बनाता है ना, या कोई भी अगर एक, मान लो कि आपको ड्राइंग भेजना है, यहाँ से फिगर बनाना है, तो ऊपर में ना जहां पर आप फिगर बनाते हो वहां पर ये मेंशन करना पड़ता है कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये मेंशन करना पड़ता है कि आप किसको वाई मान रहे हो, आप किसको एक्स मान रहे हो, आप किसको। अगर आपने बोल दिया कि नहीं हम ये सिस्टम को नहीं, हम इसको फॉलो किए हैं, आप इस हिसाब से चलिएगा, ये है जेड, ये है एक्स और ये है वाई, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि आपने जेड किसको माना है और वाई किसको माना है और एक्स किसको माना है ना। पर हम लोग इस पचरे में नहीं जाएंगे, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हम लोग इसको वर्टिकल को मानेंगे वाई और इस हॉरिजॉन्टल को मानेंगे एक्स, और बाकी जो बचा वो जेड। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके आयुष, आलोक, आप चीजों को समझ रहे हो कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता सकता हूँ? एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ बाय फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करके। इज इट ओके? सब लोगों को समझ में आया? हम लोगों को कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए? हमें चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन, हमें चाहिए एग्जैक्ट पोजीशन। और पूरा दुनिया हमारे ये 3 डायमेंशन के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं ना डायमेंशन कितने तरह होते हैं, तो यही वो 3 डायमेंशन है। जेड कर्व बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं, जेड कर्व नहीं है, सब के सब स्ट्रेट लाइन। मयंक, आलोक, व्हाट इज योर रेस्पॉन्स? ये चीज समझ में आई क्या? पक्का? आलोक, पक्का ना? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, 3 डायमेंशन का। लेकिन हमें इतना टफ पढ़ना नहीं है, इतना टफ हमें पढ़ना नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सिर्फ 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन में। तो हम लोग पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसा, मान लीजिए स्लो एंड फास्ट मोशन पर आते हैं। इतना जल्दी स्लो एंड फास्ट मोशन नहीं समझ में आएगा। स्लो एंड फास्ट मोशन तक पहुंचने में मुझे एक लेक्चर और लगेगा, है ना, इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाला, अगर डिटेल में जाना है तो। अदरवाइज एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म, ये अपने ऊपर है। मैं क्या बोल रहा था कि हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या एज्यूम करना है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही चल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही चल सकता है। सर कल फिजिक्स है, फिजिक्स होगा या मैथ? कल फिजिक्स है क्या टाइम टेबल में? फिजिक्स होगा तो फिजिक्स ही होगा। एक्चुअली आज सर है नहीं, सुनील सर का कुछ ऐसा पर्सनल लॉस हुआ है घर पे, तो वो आज सुबह सुबह घर को निकल गए। कल रात को ही निकलना था, बट उनको ये नहीं था, मतलब गाड़ी का सुविधा नहीं मिला तो नहीं निकल पाए।
आज सुबह सुबह वो निकल गए, इसलिए मैं मैथ्स का क्लास कैंसिल नहीं करना चाहता था, सोचा कि कुछ सीख ही लोगे, मैं पढ़ा देगा। तो फिजिक्स है तो फिजिक्स ही होगा। दिस मैथ्स क्लास विल बी कंपनसेटेड, हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका कंपनसेट हो जाए। ओके, चलिए हम लोग इधर आते हैं। एक हम लोग को आज के बाद इसके आगे हम लोग मतलब क्लास 7th में हम लोग बाकी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब बिल्कुल आप कह सकते हो बाकी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किधर जा रहा होगा, या तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, या तो वाई डायरेक्शन में जाएगा, या तो जेड डायरेक्शन में जाएगा। एक्स अब्लिक वाई अब्लिक जेड, किसी एक डायरेक्शन में जा सकता है। मान लीजिए कि एक चींटी है, आपके घर के दीवार का एक कोना पकड़ करके वो ऊपर की तरफ जा रही है, सीधे ऊपर की तरफ चढ़ते जा रही है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किधर जा रही है, वाई डायरेक्शन में जा रही है। एक चींटी इस रास्ते पर आपका घर का एक कॉर्नर पकड़ लेती है और वहां से सीधे एकदम लाइन लगा करके किनारे 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 घूम रही है चारों तरफ। इसका मतलब वो किसी एक डायरेक्शन में जा सकती है, आइदर एक्स आइदर जेड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के बारे में, जहां पर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो सिर्फ सीधे होगा। अब हमें चाहिए होगा एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये, इसको हम लोग कहते हैं जीरो। जहां से सारा मेजरमेंट स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो। क्या दुनिया में कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं? नहीं मानते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसको रेफरेंस माने। अब देखो, पूरी दुनिया को हम लोग इस पेज पर उतारने वाले हैं। पूरे आपके रूम का जो चौहद्दी है ना, जितना लेंथ विड्थ है सब कुछ, ये हम लोग इस पेज पर उतारने वाले हैं। तो हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। रेफरेंस को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से जन्म लिया, जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करता है, दैट इज योर ओरिजिन। गंगा का ओरिजिन क्या है, गंगोत्री, है ना। यमुना का क्या है, यमुनोत्री। तो मतलब क्या हो गया कि गंगा वहां से स्टार्ट कर रही है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ गंगा। आई होप ये समझ गए होंगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से, है ना। इसके बाद आगे का जो मेजरमेंट होता है इसको हम लोग मेजर करते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये हम लोगों ने अपने से मार्किंग कर लिया, ऐसे ही एक फिक्स मेजरमेंट मान करके इसको मान लिया कि ये 1 2 3 4 है। एक रेगुलर इंटरवल पर हमने माना है 6 7 8। अब इन बिटवीन अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जैसे मान लीजिए कि पहले कहीं यहाँ पर था, फिर बाद में यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो आप देख के बता नहीं सकते हो कि ये ओरिजिन से 8 मीटर की दूरी पर है, ये ओरिजिन से 6 मीटर की दूरी पर है, ये ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पर है, ये ओरिजिन से 1.5 मीटर की दूरी पर है, ये ओरिजिन से 2.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये सिस्टम होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो मैंने जो रिप्रेजेंट किया, आइदर एक्स आइदर वाई आइदर जेड, इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, करेक्ट। अगर ये एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा होता, एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा होता, ऑब्जेक्ट का कुछ मोशन ऐसा होता, ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ ऐसा होता, जहां पर एक्स में भी ट्रेवल किया वाई में भी ट्रेवल किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन। और ऑब्जेक्ट बीच में स्पेस में कहीं भी गोल गोल घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन। सो जितना कोऑर्डिनेट लगेगा उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उतना डायमेंशन कहेंगे, उतना डायमेंशन हम लोग जोड़ देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है, तो ये एक्स में भी है और वाई में भी है। कैसे पता किया, देखो इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स। इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, वाई, करेक्ट। तो हमें दो कोऑर्डिनेट लगे ना, एक्स भी लगा और वाई भी लगा। ये एक्स और वाई, इन्हीं को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें कितना कोऑर्डिनेट लगा, यहाँ पर एक्स भी लगा और वाई भी लगा, तो ये कौन सा हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, ये 2D हो गया।
आई होप कि ये बात सबको समझ में आई होगी। क्लियर है क्या एवरीवन? मयंक, हेलो, व्हाट डू यू से? पक्का बड़ा जल्दी समझ में आ जा रहा है तुम लोग। इसमें कुछ पूछना है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई समस्या मयंक? नो। अब अगर आप पोजीशन समझ गए हो तो आप समझ रहे होगे कि मैं जो बात कर रहा था कि ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में, जिसका पोजीशन चेंज हो रहा था विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब आप जहां पर खड़े हो ये हो आप, और ये है आपका पोजीशन जिसको हम लोग कहेंगे ओरिजिन। यहां से आप खड़ा होकर के देख रहे होगे, और ये ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा, ये बार बार मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है। कभी ये यहाँ पर था, ए पर था, बी पर था, हाँ बोल सकते हो कि दिस इज एन एंड, चींटी है ये। कभी ए पर रहा होगा, फिर बी, सी, डी, ई, ऐसा। इसका मतलब क्या है कि इस चींटी का पोजीशन बार बार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। कभी ए पर था, बी पर था, फिर सी पर, ऐसा ये मूव कर रहा है बार बार, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये ऐसा। जब इसका पोजीशन चेंज होगा तो आप क्या बोलोगे? ये चींटी क्या है, एंट क्या है, मोशन में है। एंट क्या है, मोशन में है। लेकिन जस्ट इमेजिन करिए कि यहाँ पर एंट नहीं है, यहाँ पर कुछ घोड़ा है ना, यहाँ पर एक घोड़ा है और घोड़ा पर एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है ना। जैसे आयुष, दो भाई है, अब यहाँ पर आयुष खड़ा हुआ है, यहाँ पर आयुष खड़ा है, और इस घोड़े के ऊपर उज्जवल बैठा हुआ है। अब आयुष को दिखेगा कि ये उज्जवल मूव कर रहा है, ए पोजीशन पर है, बी पोजीशन पर है, सी पोजीशन पर है, डी पोजीशन पर है, ई पोजीशन पर है, ये ऐसा आयुष को लगता है, ठीक है। लेकिन जो आदमी घोड़ा पर बैठा है, जो उज्जवल घोड़ा पर बैठा है, उसको क्या नजर आएगा? उसको नजर आएगा कि ये आयुष हमसे पीछे जा रहा है, हम ठीक है, आयुष हमसे पीछे जा रहा है। तो उज्जवल को क्या लगेगा कि आयुष मोशन में है, आयुष को क्या लगेगा कि उज्जवल मोशन में है। तो इसलिए हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता है, दुनिया में कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है, सब प्रकृति का खेल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे कि कितने टाइप के मोशन होते हैं, कितने टाइप के मोशन होते हैं। देखिए, मोशन को बहुत तरीके से डिवाइड किया जाता है ना। ढूंढने चलोगे तो बहुत सारे टाइप के मोशन मिल जाएंगे, जिसमें से जो पहला बेस है, जिसके आधार पर हम लोग मोशन को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट बेसिस हमारा बनता है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, रास्ता के आधार पर, किस तरह का रास्ता है उसके पास। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ हम लोग मोशन को वेरियस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यस, जो सबसे सिंपल है, सबसे जो आसान है, वो ये है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर पाथ, लीनियर मोशन, जो कह लीजिए लीनियर मोशन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसका एक और नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो इनको तीन नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। तो हम लोग उसमें से मेजर चीजों के बारे में जानेंगे।
रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा, मतलब सीधा लाइन में ट्रेवल करेगा, ये बस ऐसा या ऐसा ट्रेवल करेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ए से बी तक एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करने वाला है, करेक्ट, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। जो दूसरा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं मूव करेगा, तो क्या कर सकता है, टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा, है ना, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा होगा ऐसा। सो दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन से दैट कि मैं टेढ़ा मेढ़ा में से भी एक स्पेशल लेता हूं कि एक पार्टिकुलरली वो कर्व ऐसा मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कर्वलिनियर मोशन, कर्वलिनियर मोशन। कर्वलिनियर मोशन का मतलब क्या हो गया, मोशन ऑन कर्व्ड पाथ, जो आपका पाथ होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब क्या होता है, देखो ये है कर्व, है ना, ये एक कर्व बन रहा है, ये एक कर्व बन रहा है, यहाँ पर एक कर्व बन रहा है, यहाँ पर एक कर्व बन रहा है, सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज कर्वलिनियर मोशन, है ना। इसका जो पाथ है ये कर्व्ड पाथ है, जस्ट लाइक स्नेक, हाँ कह सकते हो, है ना। या आप पहाड़ी एरिया में जाते हो तो आप देखोगे गाड़ी कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, या रास्ते में आपको ठोकर मिलेगा या गड्ढा मिलता है। बिहार में तो कर्वलिनियर बहुत है, रोड पे गड्ढा गड्ढा मिलेगा तो गाड़ी नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कर्व लाइन। इसी का एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है कर्वलिनियर मोशन का ही, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, पाथ जो होगा आपका क्या होगा, सर्कल, पाथ जो होगा दैट विल बी सर्कल। पाथ आपका क्या होगा, सर्कल। अब सर्कल कैसा होता है, गोल होता है। अगर आप चक्कर लगाओगे पृथ्वी का गोल गोल, समझ लेना कि आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो। एक फील्ड होता है, फील्ड में लोग मोटरसाइकिल से गोल गोल घूमता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, वो भी एक सर्कुलर मोशन। घड़ी का सुई सबसे इंपॉर्टेंट है, घड़ी का सुई कैसा घूमता है, गोल गोल घूमता है, दैट इज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अर्थ एक्चुअल में नहीं होता है, बट कैलकुलेशन के लिए माना जाता है कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज आल्सो अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन को ही ये भी कहा जाता है, देखो इसका एक और छूट ही गया, चलो वो भी जोड़ी लो, ट्रांसलेटरी मोशन इसी को कहा जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन। linear motion, straight line motion, rectilinear motion, translatory motion, one dimensional motion, 1D motion, ये सब भाई साहब एक ही है, अलग अलग नाम से डराया जाता है ना, पर है सब एक ही। इन सब का मतलब एक ही है, सीधी रेखा में जाना, एक लाइन में चलना, एक डायमेंशन में चलना, आइदर एक्स आइदर वाई आइदर जेड पर जाना किसी एक डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन। डी, थोड़ा सा ये हट के मोशन है जिसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप किसी चीज को हवा में फेंकते हो, अगर आप किसी चीज को, नॉर्मली हम लोग फेंक ही देते हैं, ढेला फेंकते हैं, अगर आप किसी चीज को हवा में फेंकते हो तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा और उसके मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये पाथ क्या है, नाम नहीं सुने होंगे, आगे आने वाले 4-5 साल तक इसका नाम नहीं सुनोगे, हम लोग इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, और मैं आपको सुनाते रहूंगा इन सारी चीजों को। इट इज कॉल्ड एज पैराबोलिक पाथ। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, है ना, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा और जमीन पर वापस गिर जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं। कर्विलिनियर भी ट्रांसलेटरी होता है,
देखो कर्वलिनियर ट्रांसलेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप बहुत छोटा सा डिस्टेंस लोगे तो ये हो जाएगा लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर आप बहुत छोटा सा पाथ को कंसीडर करोगे तो हो इसको मान सकते हैं कि ये लीनियर मोशन है। लेकिन अगर आप बहुत लार्ज पिक्चर में, बहुत बड़े से पिक्चर में अगर आप कंसीडर करोगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा हो गया एक हो गया कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। इसी का एक स्पेशल केस है सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब इसी के अंडर में आ जाएंगे, कर्विलिनियर के अंडर में ही आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन भी, ये भी तो एक कर्व ही है एक तरह से। ओके, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड, डी के बाद ई, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बोल सकते हो या हार्मोनिक मोशन उसको कहा जाता है, या आप बोल सकते हो कि उसको टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। जो आप समझिए, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, आप कह सकते हो इसको ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी, आप कह सकते हो वाइब्रेशन। ये अलग अलग नाम से अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। वाइब्रेशन, इसका मतलब क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा ना अपने पाथ को रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेंडुलम देखे हो ना, घड़ी में लगा रहता है। ये पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो ये यहीं पर ऑसिलेट करता रहेगा, हिलन डोलन मोशन है ये, अपने जगह पर हिलते रहता है, बस हिलते डुलते रहिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। तो इसका पाथ क्या होता है, रिपीटिंग होता है। गिटार नहीं है, गिटार को नहीं कह सकते। हाँ, वाइब्रेशन कर सकते, उसका जो स्ट्रिंग है ना, दैट वाइब्रेट्स, यस, दैट स्ट्रिंग का वाइब्रेशन को आप कह सकते हो। वो घर के ऊपर छड़ लगा रहता है, देखो उसको भी खींच करके छोड़ दिया जाता है, तो वो भी ऐसे ऐसे हिलते रहेगा, हिलते रहेगा, है ना। ये पेन है, पेन को भी ऐसे छोड़ देंगे तो ये थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करता है, ज्यादा देर के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ वाइब्रेट करेगा थोड़ी देर, है ना। तो ये कुछ मेजर एग्जाम्पल हैं, पर हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है क्लास नाइन्थ तक के सिलेबस में आपको यही पढ़ना है, और सर्कुलर मोशन का आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा क्लास नाइन्थ। सो इसके बारे में बस आप जान लीजिए कि कितने टाइप के मोशन होते हैं। मेनली अगर कहा जाए तो मोशन को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो मेनली, क्योंकि ये कर्विलिनियर का ही बाकी दोनों है, तो इनको आप ना भी करें तो समझ में आ जाएगा। तो आप कह सकते हो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड टू एंड फ्रो मोशन, या वाइब्रेशन, जिसको आप कह सकते हो वाइब्रेशन, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा जो होता है इसका टाइप के पढ़ने के लिए, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, करेक्ट। वैसा और भी बेसिस हो सकता है ना, और क्या क्या बेसिस बन सकता है, देखिए। दूसरा जो बनता है, जैसे मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्ट बहुत सारे तरीके से वो मूव कर सकते हैं। कभी एक डायमेंशन में जाएंगे, मतलब कभी एक्स डायरेक्शन में, कभी वाई डायरेक्शन में, कभी जेड डायरेक्शन में, या कभी हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों में जाएं। ये भी हो सकता है कि एक्स वाई जेड तीनों में ट्रैवल कर जाएं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेट आप लोग समझ चुके हो किसको कहते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हम लोग मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट है तो 3 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, पहला 1 डायमेंशन, जिसको कहा जाता है 1D मोशन, ठीक है। दूसरा 2 डायमेंशन, जिसको कहा जाता है 2D मोशन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देते चल रहा हूँ। एग्जाम्पल है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन। ये किसका एग्जाम्पल है, 1D मोशन का, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन। मतलब आप समझ रहे हो ना 2 डायमेंशन का, उसके ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें भी हमको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एक एग्जांपल है। और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशन मोशन, 3D मोशन, है ना। 3 डायमेंशनल मोशन किसका हो जाता है? एग्जाम्पल में आप ले सकते हो रॉकेट का, रॉकेट है, मिसाइल है, गन का जो बुलेट होता है वो सब है। इन सब का जो रॉकेट होता है, जो मोशन होता है, दैट इज 3 डायमेंशनल होता है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल। किसके बेसिस पर? कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड। ठीक है, इस आधार पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। अब यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, रेट ऑफ चेंज। देखो, रेट का मतलब होता है पर यूनिट। रेट का मतलब क्या हो जाता है? पर यूनिट, पर यूनिट। और नॉर्मली जब हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे ना, फिजिक्स में, तो हम लोग बात करेंगे पर यूनिट टाइम की। देखो, नॉर्मल बोलचाल के भाषा में रेट का मतलब होता है पर यूनिट। जैसे बाजार में आप लोग जाते हो ना, पूछो ना सब्जी का क्या रेट है, तो रेट का मतलब क्या हो गया कि 1 केजी का दाम बताइए, है ना। अल्टीमेटली वहां पर मतलब क्या है कि हमें बताइए 1 केजी, करेक्ट। तो रेट क्या है हम लोग ये पूछते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको किस में हमको मेजर करना है। अब वहां पर ये तो नहीं बताएंगे कि रेट पर यूनिट टाइम बताइए, है ना। नॉर्मली लोग बोल देता है कि हाँ चलो ठीक है, पर 1 केजी का दाम बताइए। पर हम लोग क्या बोल देते हैं शॉर्टकट में? रेट बताइए, ठीक है। रेट का मतलब क्या हो गया? 1 यूनिट का दाम बताइए, और यूनिट क्या है? 1 केजी है। 1 केजी का हमें दाम बता दीजिए। आयुष बिल्कुल कह सकते हैं, सनलाइट के मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन ही कह सकते हैं, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है, ऑलवेज मूविंग स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर आप समझिए कि रेट का मतलब क्या है? दैट मीन्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, यहाँ पर टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है 1 सेकेंड। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जब बोल रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 सेकेंड में पोजीशन कितना बदलने वाला है, उसके आधार पर 1 सेकेंड में पोजीशन कितना बदलने वाला है, उसके आधार पर हम लोग मोशन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और बी, इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये 2 तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, डिटेल में कल बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? नाम से ही लग रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर, सब बराबर, एक बराबर सब बराबर। मतलब हर 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हर 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हालांकि ये बात सही नहीं है, टाइम इंटरवल हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, है ना। जैसे तुम बोलोगे कि नहीं 1 सेकंड नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, कम से कम 5 सेकंड तो रखो, ताकि टाइम देखने में भी तो पता चले कि हाँ 5 सेकंड हो गया।
1 सेकंड पलक झपकते खत्म हो जाता है। तो 5 सेकंड का एक अंतराल बना दिया। हम मेजर करते हैं कि हर 5 सेकंड पर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमने मेजर किया, पता चला कि हर 5 सेकंड पर ये 10-10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। हर 5 सेकंड में 10 मीटर, हर 5 सेकंड में 10 मीटर, हर 5 सेकंड में 10 मीटर। इसका मतलब 10 मीटर इन 5 सेकंड, 10 मीटर इन 5 सेकंड, 10 मीटर इन 5 सेकंड। हर 5 सेकंड पर ये कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। इसका मतलब ये इक्वल पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन हमेशा क्या चेंज कर रहा है? इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर आपने 5 सेकंड का ड्यूरेशन बनाया, 5 सेकंड का ड्यूरेशन बनाया, 5 सेकंड का ड्यूरेशन बनाया और आपने मेजर किया कि इन 5 सेकंड में, 5 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है कभी 2 मीटर चल रहा है, कभी 8 मीटर चल रहा है, कभी 6 मीटर चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि नॉर्मली हम लोग हमेशा चलते हैं। आप बाजार के लिए निकलते हो, कभी आदमी आ गया रुक गए, कभी रोड खाली है गए तो स्पीड बढ़ा दिए, ठोकर आ गया रुक गए, गड्ढा आ गया स्लो हो गए, है ना? तो ऐसा हम लोग करते हैं। तो कभी 5 सेकंड में ज्यादा भी चल सकते हैं, कभी 5 सेकंड में कम भी चलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक बार एकदम हाईवे क्लियर है, जैसे मान लो कि हवाई जहाज है, प्लेन। अब वहां पर कोई भीड़ भाड़ तो है नहीं, है ना? एक स्पीड से चल रहा है, ड्राइवर एक्सेलरेटर देके छोड़ दिया। हालांकि एक्सेलरेटर होता नहीं है हवाई जहाज, लेकिन ड्राइवर एक्सेलरेटर देके छोड़ दिया है, एक स्पीड से चलते जा रहा है, तो क्या करेगा वो? हर 5 सेकंड में इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और हमें कौन सा पढ़ना है? हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म, हमें नहीं पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म। पर जानना दोनों है। तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय एवरीवन। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल इन दिस सेशन। एनीवन हैज एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नो वन। सो लेट्स एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू।